लेकिन जब भी मतलब आतंकी हमला होता है मुसलमानों पे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है ना कि जो पकड़े गए जाने वाले हैं वो आतंकवादी ही होते हैं, आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं, क्योंकि हमारा मज़हब सिखाता ही नहीं है किसी का खून बहाना। अगर वो किसी का खून बहा रहे हैं तो ये सिर्फ फिरे लोग हैं। ऐसे लोगों का एक ही जगह है, उनको आप मौत के घाट उतारिए। जो लोग माइक में फूंक रहे हैं आजकल जदयू का नेता बनकर कि मैं लोकसभा में घूमता था, हम डेली घूमते हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ता जदयू में अभी हैं, मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं वो अपने घर के परिवार का वोट नहीं दिलवा पाएंगे जदयू को। तरफ गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अपने मुस्लिम समाज मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सेंट्रल काउंसिल जो वक्फ कमेटी की बनेगी, वक्फ बोर्ड का जो सेंट्रल काउंसिल होगा उसमें गैर मुस्लिम 2 सदस्य नहीं होंगे। जदयू किशनगंज में जिंदा था 15 सालों से। जदयू जो एक पेड़ था, एक सूखा पेड़, उसको अगर हरा भरा करने का, उसको मजबूत पेड़ बनाने का काम किया तो हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने किया। मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी छोड़ा है तो सबकी दुकानें खुल गई है। बढ़िया से खोल लो दुकानें चलाओ, लेकिन मर्यादा में रहो। और मेरा हाथ जोड़कर विनती है हमारे देश की सरकार से, हमारे राजनेताओं से, हमारे समाज के लोगों से कि इसको लेकर आप धार्मिक चश्मे से मत देखिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद की घटना लोगों को डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए होती है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती है। ये कि वक्फ काउंसिल में या राज्यों के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे तो क्या मंदिर ट्रस्ट में, क्या गुरुद्वारा ट्रस्ट में, क्या चर्च ट्रस्ट में आप मुसलमानों को रखेंगे? तो जिनको जहां रहना है वो वहां हैं और वहां माइक फूंक रहे हैं, और माइक ऐसा फूंक रहे हैं कि वो लगता है सांसद और विधायक बन गए। अरे भैया, रहमान साहब के अलावा और भी जो नेता माइक फूंक रहे हैं, मेरे पुराने साथी, आप भी आजमा ले अपनी किस्मत। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के लिए हमारे नेता का नाम ही पहले फाइनल हुआ था। हमारे नेता ने पूरी विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए मना कर दिया। हमारी मालिक जनता है। जनता अगर कहेगी मास्टर मुजाहिद साहब को निर्दलीय आना है, हम लोग निर्दलीय आएंगे। जनता कहेगी नहीं आपको अमुक पार्टी में जाना है, हम लोग उस पार्टी में जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ये जेडीयू के पुराने कार्यालय में। यहाँ पे जेडीयू के कार्यालय थे, लेकिन जब से मास्टर मुजाहिद इस्तीफ़ा दिए हैं, यहाँ पे मास्टर मुजाहिद के इस्तीफे के बाद ये कार्यालय अब कार्यालय नहीं रहा जेडीयू का। तो यहाँ पे अब जेडीयू के कुछ पूर्व नेता यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, डॉक्टर नूर साहब, उनसे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। और कई एक मुद्दा है जो पहलगाम की मुद्दा हो या फिर यहाँ की राजनीति, सीमांचल की राजनीति का मुद्दा हो, उन सब मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मतलब सर, पहलगाम की आतंकी हमला हुआ, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही जघन्य से जघन्य अपराध है ये। निर्दोष लोगों पर जो वहाँ पर अपने जो है आप कह सकते हैं ज़िंदगी के हसीन लम्हे बिताने के लिए गए थे। कश्मीर खूबसूरत वादियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और वहाँ अपने फुर्सत के पल बिताने गए थे, कुछ हसीन लम्हे वो बिता रहे थे। ऐसे में अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतार देना बहुत ही जघन्य अपराध है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, जहां आप एक मुसलमान होकर इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि आरोप तो मुसलमानों पर लग रहा है क्योंकि वहां जाति पूछ के गोली चलाई गई है। ऐसे ये सब गलत बात है। मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है और आतंकवादी अगर हमला हुआ है तो सरकार को, हमारी सेना को चाहिए कि आतंकवादी अगर पाताल में भी छुपे हैं उनको निकालिए और उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए। और ये सब बातें, आतंकवाद का मैं बार बार कहता हूँ कोई धर्म नहीं होता है, इसको किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मरने वाले केवल हमारे हिंदू भाई नहीं हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी कल की घटना में मरे हैं। और मेरा हाथ जोड़कर विनती है हमारे देश की सरकार से, हमारे राजनेताओं से, हमारे समाज के लोगों से कि इसको लेकर आप धार्मिक चश्मे से मत देखिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आतंकवाद की घटना लोगों को डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए होती है। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती है, ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एकजुट होकर इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे और इस दुख की घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हों। लेकिन जब भी मतलब आतंकी हमला होता है मुसलमानों पे आरोप क्यों लगते हैं? देखिए
देखिए ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है ना कि जो पकड़े गए जाने वाले हैं वो आतंकवादी ही होते हैं, आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं। एक प्रोपेगेंडा बना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश ने खालिस्तानी आतंकवादियों को भी देखा, इस देश ने कुछ और आतंकवादी ग्रुपों को देखा। आप श्रीलंका में देखिए LTT भी था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, तो उस समय भी ना तो किसी ने आतंकवाद को सिख समाज के साथ जोड़ा, ना तो आतंकवाद को हिंदू समाज के साथ जोड़ा, और ना तो आज के समय में किसी को आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ना चाहिए। इस्लाम दुनिया का बहुत ही खूबसूरत मज़हब है और यहाँ पर किसी की भी जान लेने की इजाज़त किसी के पास नहीं है। ये तो मोहब्बत का पैगाम देता है। लेकिन जो आतंकवादी हैं, मुझे लगता है कि अगर वो इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर वो मुसलमान हैं, तो अपने मज़हब को ही नहीं मान रहे, क्योंकि हमारा मज़हब सिखाता ही नहीं है किसी का खून बहाना। अगर वो किसी का खून बहा रहे हैं तो ये सिर्फ फिरे लोग हैं। ऐसे लोगों का एक ही जगह है, उनको आप मौत के घाट उतारिए, और उन्होंने जैसा किया है टिट फॉर टैट करके मारिए उनको। अगर वो पाताल में भी छुपे हुए हैं, निकाल कर उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए। इसको किसी मजहब से मत जोड़िए। देखिए, दैनिक भास्कर की आज से 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि यहाँ पे अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पे दौरा करने वाले हैं, और कुछ ऐसा बताए थे कि कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ खेला करके जाएंगे। और वही खबर फिर आज मतलब किसी इंटरनेशनल मतलब चैनल ने मतलब इस खबर को छापा है कि मतलब आते ही कोई बड़ा खेल करके गए हैं, मतलब पूर्व राष्ट्रपति अभी दौरा कर रहे हैं और ये हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। देखिए, अगर ऐसा कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट था तो हमारे देश की IB क्या कर रही थी, हमारे देश की रॉ क्या कर रही थी, हमारे देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही थी। हम लोग को तो ये मानना पड़ेगा कि ये सुरक्षा की भी चूक है। पहलगाम में जिस जगह पर ये हमला हुआ, लगभग 2000 के आसपास सैलानियाँ वहाँ बैठे थे और वो एंजॉय कर रहे थे। कश्मीर की वादियों में, वो खूबसूरत वादियों में अपने समय को बिताकर वो एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर किसी भी पुलिस वाले का ना होना, वहाँ पर किसी भी सुरक्षाकर्मी का ना होना अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ये चूक है, बहुत बड़ी चूक है, और इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए। और सरकार को ये निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि एक एक इंसान का जीवन, एक एक भारतीय नागरिक का जीवन की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार देती है, हमारे गृह मंत्री देते हैं। तो गृह मंत्री का ये दायित्व है कि वो हमारी रक्षा करें, हमारी सरहदों की रक्षा करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आप ही के पास है, आंतरिक सुरक्षा डिपार्टमेंट आपके पास है। कौन सुरक्षा देगा? गृह मंत्रालय पे उठा ऑब्वियसली होगा, गृह मंत्री से होगा, हमारे प्रधानमंत्री से होगा, हमारे रक्षा मंत्री से होगा। हमारे देश की सरहदें अगर सुरक्षित नहीं है, अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारत में आकर ऐसी घटना कर रहे हैं, इस खुला चुनौती है हमारी सरकार को, खुला चुनौती है। आतंकवाद एक चुनौती के रूप में हमारे सामने भी पेश हुआ। इसी तरह का मुंबई में हमला हुआ था, जब कसाब आकर अंधाधुंध गोली चलाया था, कसाब को उसके किए की सजा मिली। इनको भी आप खोजें और इनको खोजकर न्यायपालिका में भी ले जाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करें। एनकाउंटर कर सकते हैं, एनकाउंटर करिए। जी सर, अब सीमांचल की मतलब राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आज 2-3 दिन पहले ही इस्तीफा दिए हैं। क्या रीज़न रही होगी जो इस्तीफा दिए? देखिए, मैं 2022 में मैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़ता हूं और उसकी प्राथमिक सदस्यता लेकर एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे नेता मास्टर मुजाहिद साहब मुझे देते हैं। मुझे BLA प्रभारी, जो बूथ लेवल एजेंट होता है, उसका प्रभारी किसी नगर परिषद का बनाते हैं। इसके साथ साथ एक नगर अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे देते हैं। जिम्मेवारी मिलने के साथ ही कुछ ही सप्ताह के अंदर मैं नगर की कमेटी बनाकर दिखाता हूँ। 3400 वार्ड में हमारा संगठन खड़ा होता है। लगभग 300 लोगों का संगठन मेरे साथ काम कर रहा था। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने नगर अध्यक्ष के रूप में काम किया और मेरे काम को देखकर प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला अध्यक्ष ने मेरा नाम मीडिया सेल के लिए भेजा, मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष के लिए। मीडिया सेल जिला अध्यक्ष भी मनोनीत हुआ मैं प्रदेश से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मनीष मंडल जी हैं, उन्होंने मुझे मनोनीत किया जो है मीडिया सेल जिला अध्यक्ष के रूप में। मीडिया सेल जिला अध्यक्ष के रूप में भी केवल 1 सप्ताह के अंदर मैंने अपनी कमेटी बनाकर पटना भेजने का काम किया। तो जब से मैं पार्टी में ज्वाइन मैंने किया है, मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था और हमेशा हर मंच से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक समाज, अखिलेश समाज के लिए किए गए कार्यों का गुणगान करता था। हमारे नेता मास्टर मुजाहिद जो ज़मीनी नेता हैं, जो लोगों के नेता हैं, जो जनता के नेता हैं, उनके कार्यों का गुणगान करता था। लेकिन वक्फ बिल जो 2024 में एक बिल के शक्ल में आया, उस समय हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब और जब मैं भी पटना में ट्रेनिंग के लिए
गया, मैंने भी शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी, इसके अलावा कार्यालय प्रभारी श्री चंदन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, मेरे मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष जो मनीष मंडल जी, ये सब लोग मंच पे आसीन थे। मैंने बेबाकी से वहाँ पर अपनी बात रखी कि सर मुस्लिम समाज के लिए, अक़लियत समाज के लिए और इस राज्य के हर एक समाज के लिए, हर एक जाति के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन वक्फ बिल पर जो आपत्तियाँ दर्ज किया गया है उन आपत्तियों को आप लोग शीर्ष नेतृत्व के सामने रखिए। अगर वो आपत्तियाँ नहीं हटती हैं तो मुस्लिम समाज को इससे रोष उत्पन्न होगा उनमें और निराशा होगी। ये बात मास्टर मुजाहिद जी पे एक आरोप लग रहे हैं कि चेयरमैन का पद नहीं मिलने के कारण इस्तीफा दिए, नहीं तो पहले क्यों नहीं दिए इस्तीफा? देखिए ये नेता ऐसे, मतलब बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ जेडीयू के नेता भी आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये अनर्गल और तर्कहीन आरोप ऐसे लोग लगा रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के लिए हमारे नेता का नाम ही पहले फाइनल हुआ था। हमारे नेता ने पूरी विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए मना कर दिया, और जिस दिन वो मन बना लिए कि मुझे पार्टी छोड़ना है, मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने कॉल किया मास्टर मुजाहिद साहब को कि आप पार्टी ना छोड़ें, कुछ समय रुक जाएं, हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन सर ने कहा हमारे कार्यकर्ता जनता अब मानने वाली नहीं है, और मैं खुद मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी जो सजेशन रखा था जेपीसी के सामने, मैंने भी जो सजेशन रखा था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने, उन सजेशनों को माना ही नहीं गया। एक तरफ गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने मुस्लिम समाज, मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सेंट्रल काउंसिल जो वक्फ कमेटी की बनेगी, वक्फ बोर्ड का जो सेंट्रल काउंसिल होगा उसमें गैर मुस्लिम 2 सदस्य नहीं होंगे। लेकिन आप देख लीजिए अभी जो भारत सरकार का जो कानून गजट बनकर जो प्रकाशित हुआ उसमें आप देखिए 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान है। इसका मतलब हमारे गृह मंत्री जी सदन से, जो सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ से झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में तो यही सवाल उठा दिए, उन्हीं सरकार से सवाल पूछ ले कि क्या मतलब दूसरे बोर्डों में भी मतलब गैर हिंदू के बोर्ड में गैर हिंदू को मतलब शामिल करेंगे, ये तो सवाल उठा दिए। अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बिल को सुलझा लेते हैं या फिर मुस्लिम पक्ष में फैसला आ जाता है, तो क्या फिर आप लोग फिर जेडीयू में चले जाएंगे या फिर क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू में रहते हुए ही इन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई 16 और 17 तारीख को, उन दोनों दिन मास्टर मुजाहिद साहब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मौजूद होकर सुनवाई का हिस्सा भी बने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये क्लियर किया, जो तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के, उनसे क्लियरली ये पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ काउंसिल में या राज्यों के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे, तो क्या मंदिर ट्रस्ट में, क्या गुरुद्वारा ट्रस्ट में, क्या चर्च ट्रस्ट में आप मुसलमानों को रखेंगे? इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने समय लिया, फिर 1 सप्ताह का समय लिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो मन में खोट है। दूसरी बात, अगर मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह हम लोगों को जीत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बात करता है, जो संवैधानिक रूप से सही है उसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेगा। और अगर ये बात मान ली भी गई तो जिस पार्टी को हम लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया उसमें फिर इंशाअल्लाह हम लोग और नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। हमारी मालिक जनता है। जनता अगर कहेगी मास्टर मुजाहिद साहब को निर्दलीय आना है, हम लोग निर्दलीय आएंगे। जनता कहेगी नहीं आपको अमुक पार्टी में जाना है, हम लोग उस पार्टी में जाएंगे। मालिक जनता है, हमारे नेता जमीनी नेता हैं, वो जनता के बीच रहते हैं। और ऐसे लोग जो अपने घर का वोट नहीं दिला पाएंगे, 10 वोट तो छोड़िए, मैं आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं, जो लोग माइक में फूंक रहे हैं आजकल जदयू का नेता बनकर कि मैं लोकसभा में घूमता था, हम डेली घूमते हैं, हमारे हजारों कार्यकर्ता जदयू में अभी हैं, मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं वो अपने घर के परिवार का वोट नहीं दिलवा पाएंगे जदयू को। और बात करते हैं विधानसभा प्रत्याशी को जीत दिलाने की, ये वक्त सब बहुत बलवान होता है, समय आने दीजिए, आप देख लीजिएगा मीडिया के बंधु। तो क्या मतलब यहाँ पे जेडीयू के कार्यकर्ता सभी, जो जितने भी कार्यकर्ता थे और जितने भी नेता थे, सभी ने मिलकर इस्तीफा दिया या फिर कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे जदयू के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, ये मैं आपको बात पूरी ईमानदारी से कहूँगा। लेकिन अगर जदयू किशनगंज में जिंदा था 15 सालों से, जदयू जो एक पेड़ था, एक सूखा पेड़, उसको अगर हरा भरा करने का, उसको मजबूत पेड़ बनाने का काम
किया तो हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने किया। और मैं आपको क्लियरली, जिस तरह से इस देश में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा, उसी तरह से जदयू बराबर मास्टर मुजाहिद और मास्टर मुजाहिद बराबर जदयू ये किशनगंज में था। आज मास्टर मुजाहिद अगर जदयू में नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं बचा जदयू का किशनगंज मतलब में। कह रहे हैं कि जदयू के नेता जो अभी हैं कह रहे हैं कि मतलब मास्टर मुजाहिद जी को मतलब जदयू लाए थे, ना कि मास्टर मुजाहिद जी जदयू को लाए थे। ठीक है, मास्टर मुजाहिद जदयू की सदस्यता लिए थे, लेकिन जब मास्टर मुजाहिद जदयू में आए, आप उस समय का जदयू को देखिए और पहले के जदयू को देखिए। मास्टर मुजाहिद जब आए जदयू में तो 2 बार विधायक बने और संगठन सबसे मजबूत हुआ। मैं तो जदयू में रहा ना एक सिपाही के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, मैंने भी जदयू को 2.5 साल का वक्त दिया। 38 जिला में जदयू संगठन के मामले में हम लोग नंबर 1 पोजीशन में आए, हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब के नेतृत्व में। जदयू के पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जखीरा है, कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, वो कार्यकर्ता जदयू को देखकर नहीं थे, वो कार्यकर्ता मास्टर मुजाहिद को देखकर थे। वो मुजाहिदवादी हैं। अगर मास्टर मुजाहिद अभी ये कह दे कि मेरे सारे कार्यकर्ता छोड़ दो जदयू को, एक पल में वो आ जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बात उन पर छोड़ दिया है, जिनको आना है वो आए, जिनको जहाँ रहना है वो रहें। तो जिनको जहाँ रहना है वो वहाँ हैं और वहाँ माइक फूंक रहे हैं, और माइक ऐसा फूंक रहे हैं कि वो लगता है सांसद और विधायक बन गए। अरे भैया, चुनाव जीतिए। चुनाव जीतने के लिए लगभग 60,000 वोट लाना पड़ता है विधानसभा में। 60 से 65,000 70,000 वोट लाएंगे तो जीतेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 6,000 वोट लाकर दिखा दें। अब्दुल रहमान तो मतलब बीजेपी के जो नेता हैं कोचा दमन से ही ये चुनाव लड़े थे। जी, 4,000 या 5,000 वोट से मतलब हार। 4, 5 और 6 में फर्क नहीं होता है क्या? मैं तो आपको 6,000 वोट लाने के लिए कह रहा हूँ। जमानत तो बचा लें, जमानत तो बचा लें। पोजीशन लाए थे। मैं कह रहा हूँ जमानत तो बचा लें। आए ना लड़े तो अब आए, जमानत बचा कर दिखाएं। बात कर रहे हैं जी, जमानत बचा कर दिखाएं। और रहमान साहब के अलावा और भी जो नेता माइक फूंक रहे हैं, मेरे पुराने साथी, आप भी आजमा लें अपनी किस्मत। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, आप भारतीय नागरिक हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है और लाभ के पद पर नहीं है, पागल और दिवालिया नहीं है, तो चुनाव लड़ सकते हैं भाई, लड़िए, विधायकी लड़िए। आपको लगता है मास्टर मुजाहिद साहब ने पार्टी छोड़ा है तो सबकी दुकानें खुल गई है, बढ़िया से खोल लो दुकानें चलाओ, लेकिन मर्यादा में रहो और किसी पर भी निजी टीका टिप्पणी करने का प्रयास ना करें, नहीं तो करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, मास्टर मुजाहिद जी का इस्तीफा देने से क्या लग रहा है कि जेडीयू को नुकसान पहुंचेगा और मास्टर मुजाहिद जी को इसमें फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली 100%, एकदम 100%। आप तो खुद देखिए इकराम भाई, आप तो जनता के बीच रहते हैं, रोज क्षेत्र घूमते हैं, आप खुद इसका आकलन करिए ना। जेडीयू मास्टर मुजाहिद ने छोड़ा है, ऑब्वियसली जेडीयू को किशनगंज में नुकसान है, चारों विधानसभा में। और हमारे प्रत्याशी, हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब, अभी ये हाल है लोगों के बीच, किशनगंज लोकसभा के चारों विधानसभा क्षेत्र में से कहीं भी खड़े हो जाए, हमारे नेता प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आप लोगों के बीच रहते हैं। जी, आप लोगों के बीच रहते हैं, आप खुद जाकर। निर्दलीय की बात कर रहे हैं या किसी पार्टी से? निर्दलीय की बात मैं कर रहा हूँ, पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमारे नेता खुद ब्रांड हैं, वो सीमांचल के दूसरे गांधी हैं, सीमांचल के मर्द मुजाहिद हैं। मास्टर मुजाहिद एक ब्रांड है और इस ब्रांड के पीछे अभी सब लोग दीवाना है। लोकसभा में हार की सामना करना पड़ा था इसी ब्रांड को। हार क्यों हुआ ये आप भी जानते हैं। हम लोगों को हराने का काम हमारे गठबंधन के सहयोगियों ने ही किया, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, अदरवाइज मास्टर मुजाहिद हारते नहीं। लगा रहे हैं आप इनडायरेक्टली किस पे? एकदम मैं आरोप लगा रहा हूं। बीजेपी नेता पे आरोप लगा रहे हैं आप। मैं किसी का नाम अभी सार्वजनिक मंच से नहीं लूंगा, लेकिन आरोप तो आप खुद मेरा इशारा समझ रहे हैं। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं आप, मेरा इशारा खुद समझ रहे हैं। सार्वजनिक मंच से मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है। आपका षड्यंत्र का भी जवाब दिया जाएगा और इस बार विधानसभा में आप देखेंगे कि कितने वोटों से हम लोग जीतते हैं। पूरे बिहार के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। मास्टर साहब, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अभी तक अनाउंस किए या अभी हम लोग किस विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? अभी हम लोग चारों विधानसभा के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता लोकसभा प्रत्याशी रहे, लगभग 3.5 लाख के आसपास हम लोग वोट लाए, दूसरे पोजीशन पे रहे। और हमारे नेता केवल एक विधानसभा तक सीमित नहीं है, हम लोग पूरे किशनगंज लोकसभा के
के लिए के नेता हैं हमारे, और वो चारों विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आगे क्या करेंगे ये हमारे नेता तय करेंगे कि उनको निर्दलीय लड़ना है और या किसी पार्टी में जाना है। ये निर्णय हमारे नेता और माननीय जनता का होगा। तो नूर साहब, आप क्या मतलब आप मास्टर साहब कोई पार्टी में जाने का सोच रहे हैं, या फिर कोई अभी ऐसा हुआ है किसी पार्टी से आप लोग को ऑफर किया गया है कि मतलब फलना पार्टी ज्वाइन कर ले? देखिए, अभी ऐसा है, हमारे नेता इस्तीफा देने के बाद क्षेत्र घूम रहे हैं, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जनता हम लोगों की मालिक है, हम लोग जनता के नेता हैं। जनता तय करेगी हमें कहाँ जाना है। हम लोग जनता से राय ले रहे हैं। अगर हमारी जो है सम्मानित जनता कहती है कि हमें अमुक पार्टी में जाना है तो हम लोग उस पार्टी में जाएंगे, या अगर सम्मानित जनता कहती है कि नहीं आपको निर्दलीय लड़ना है, हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन जो भी निर्णय होगा ये आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। हमारे नेता जनता से मिल रहे हैं और जनता मालिक हमें जो भी राय देगी वो मीडिया बंधुओं के सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद नूर साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो जेडीयू के पूर्व नेता डॉक्टर नूर साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और बहुत सारे मुद्दा जो मतलब सुन रहे थे। हमने कई इंटरव्यू मतलब बीजेपी के नेता से भी किया और जेडीयू के नेता से भी किया, और जो बोल रहे थे कि जेडीयू को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नूर साहब बातचीत कर रहे थे, जो मास्टर मुजाहिद पे आरोप लग रहे थे कि मास्टर मुजाहिद को मतलब जेडीयू पार्टी लाए थे, ना कि मास्टर मुजाहिद जेडीयू पार्टी को लाए। इनका नेता से बातचीत करने के बाद ये खुलासा हुआ कि ये सारे आरोप जो लग रहे थे ये बेतुका आरोप है, और चुनाव के वक्त है, मतलब 25 में जो विधानसभा चुनाव है, और चुनाव के समय ही पता चल जाएगा कि जेडीयू को क्या नुकसान हुआ और मास्टर मुजाहिद को क्या फ़ायदा हुआ। अब देखने वाली बात होगा कि 25 के विधानसभा चुनाव में किसको क्या होता है। जय हिंद। आप देखते रहिए केडीवी लाइव।